So let's start with art and culture. We are talking about miscellaneous art forms. और miscellaneous art form में हमने एक बड़ा हिस्सा कवर कर लिया, that is cinema and circus. We talked about language. We discussed religion also. We discussed calendar. We discussed handicraft. तो एक बड़ा हिस्सा आपका क्या हो गया इस पार्ट में से कवर हो गया. Now today we are going to discuss about the literature. One of the most boring topic of the art and culture और one of the most important topic of the complete syllabus. सबसे ज्यादा अगर सवाल आपसे पूछा जाना है कहीं से तो आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में देखा होगा कि भाई साहब ने लिटरेचर से पूछा है और इसको पढ़ना मतलब समझ रहे हो जिंदा रह जाना आखिरी लेक्चर तक, वो भी अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लिटरेचर कि कौन कौन से लिटरेचर किसी समय लिखे गए. जब हम इंडियन कल्चर के बारे में बात करें, इंडियन आर्ट के बारे में बात करें तो हमारे पास एक बहुत लंबा हिस्ट्री है और हिस्ट्री है वो बात अलग है पर वो सर्वाइव्ड है, अभी तक अवेलेबल है. तो आपके पास टेक्स्ट है पढ़ने के लिए कहाँ से लेकर वैदिक सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक के लिए. सो ये मॉडर्न आर्ट तक अगर मैं देखूं तो एंशिएंट हुआ, मेडाइवल हुआ या मॉडर्न, हर जगह से एबेंडेंट अमाउंट में लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है. और वो लिटरेचर ऐसा नहीं, वो सिग्निफिकेंट है, वर्ल्ड में वर्ल्ड क्लास है. तो अपने साथ साथ कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो यूनिक है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लेन करता है. इसलिए हर तरह से ये क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है. So, जब इंडियन लिटरेचर की चर्चा करते हैं तो वी क्लासिफाइड इनटू द थ्री बिग कैटेगरीज, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न लिटरेचर. अब ये जो लिटरेचर होता है अगर इसे डेफिनेशन देने का काम करें तो इंडियन लिटरेरी हेरिटेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द क्रोनोलॉजी द बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, लैंग्वेज इन द मीडियम एंड द थीमेटिक कंटेंट कि किस तरह से वो बनाए गए. द फर्स्ट वन वाज द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर जिनको मेजरली अगर कंपाइल किया गया तो कौन सी लैंग्वेज में कंपाइल किया गया? संस्कृत, पाली, प्राकृत एंड तमिल. क्योंकि संगम लिटरेचर जो है उसे भी आप कहाँ लेकर आएंगे? ऊपर इसी एंशिएंट कैटेगरी में लाएंगे. तो वो कौन सी लैंग्वेज में मिला आपको? तमिल लैंग्वेज में मिला. मोस्टली रिलीजियस लिटरेचर आपको मिले अलॉन्ग विद द फिलोसॉफिकल एंड एपिक इन नेचर. और ये लिटरली शुरुआत में ओरल फॉर्मेट में थे जिन्हें बाद में पेन डाउन किया गया या बाद में लिखा गया. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये ऑरली ही आगे बढ़ते गए. तो ये क्या थे? ये ऑरल थे. सेकेंड आपका पार्ट जो था वो मेडिवल इंडियन लिटरेचर की बात करता है. किसकी चर्चा करता है? मेडिवल इंडियन लिटरेचर. ये वो समय जो हर्षवर्धन के बाद से लेकर औरंगजेब की डेथ तक का जो समय पूरा है ये मेडिवल लिटरेचर में आता है. अब यहाँ पर हमने रीजनल और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का डोमिनेंस जो है वो देखा, उसका एस्टेब्लिशमेंट या उसकी शुरुआत देखी, जिनमें हिंदी की शुरुआत हुई, बंगाली स्टार्ट हुआ, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, ये सारी चीजें जो अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप से निकल कर आई, इनमें लिटरेचर का डेवलपमेंट देखा. ये वो दौर था जब भक्ति और सूफी मूवमेंट ने भारत को डोमिनेट किया और एक बड़ा तबका लिटरेचर के फॉर्मेट में कब से आया? इस भक्ति और सूफी मूवमेंट से बन के आया. और अगर फोकस देखा जाए कि भैया आपका आइडिया क्या था, जनरेशन क्या प्रिफर कर रही थी, क्या सुनना या क्या देखना प्रिफर कर रही थी, तो वो पढ़ रही थी डिवोशन के बारे में, मोरालिटी के बारे में, सोशल रिफॉर्म के बारे में और मैथमेटिशियन जो है उसके बारे में. एक दौर इसके बाद का आया जिसे हम मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के रूप में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, देर एरा और डेवलप हो गया और यहाँ आते आते हमने क्या देखा? एक कॉलोनियल इन्फ्लुएंस और वेस्टर्न एजुकेशन का जो सीन है वो देखा. ये वो दौर था मॉडर्न टाइप का जब प्रिंट जो है वो आ चुका था, प्रिंट मीडिया आ गया था. तो यहाँ पर जब से ये डेवलपमेंट हुआ इसमें मॉडर्न प्रिंट टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण एक नया डेवलपमेंट हमने लिटरेचर में देखा जो इन्फ्लुएंस भी था वेस्टर्न आइडियाज के साथ में. तो एक मॉडर्न फ्रेजेस हमको मिले, नॉवेल्स मिले, एसेज, जर्नलिस्टिक राइटिंग्स जो है वो मिली. ये लिटरेचर एक टूल बना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो अवेकनिंग के लिए काम आया, लोगों को जगाने के काम आया, लोगों को ये बताने के काम आया मॉडर्न आइडियाज के बारे में, अबाउट द लिबरलिज्म, अबाउट द या इंडिपेंडेंस, आजादी की जो भावना है वो भावनाएं इन लोगों ने जगाई. कई बार जब वर्तमान में सावरकर की बात आती है ना कि सावरकर के लेकर दो अलग अलग आइडियोलॉजी भारत में चल रही. एक आइडियोलॉजी ऐसा मान लिया गया कि सावरकर जो बीजेपी के लीडर थे और बीजेपी के आधार पर लड़े क्योंकि बीजेपी और बीजेपी वाला तबका उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करता है. वही कांग्रेस जो है वो उसे डिमीन करने की कोशिश करते हैं कि सावरकर को माफी वीर का नाम देते.
इन जनरल सावरकर के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, ही वाज वन ऑफ द ग्रेट लीडर एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, और उनके सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो उन्होंने लोगों के मन में यह बात बोला दैट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हुआ क्या था, किस तरह से लड़ा गया, वो निश्चित उसके मायने अलग थे, वो डेफिनेटली कोई पहला वॉर इंडिपेंडेंस का नहीं था, परंतु किसी घटना को इस तरह से चरित्रार्थ कर दिया, इस तरह से लिख दिया गया कि भैया यहां से आपकी आजादी का जो बीज है वो बोया गया, तो लोगों का उस चीज को देखने का नजरिया बदल गया, और वो जब नजरिया बदला, परसेप्शन बदला, तो उसका इंपैक्ट हमने बाद वाली जनरेशंस में देखा, जो जनरेशन भारत को आजादी तक पहुंचा गई। तो ये कंट्रीब्यूशन होता है कि आप किस तरह से चीजों को, किस तरह से इवेंट्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब राजपूत हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो यही देखने को मिलता है, क्योंकि राजपूत स्कॉलर्स जितने भी रहे हैं, जिन्होंने राइटिंग्स जितनी हमने राजपूत पार्ट से देखी, उसमें बहुत ज्यादा वेलोर दिखाया गया, इतना वो पढ़कर लोगों को लगा कि एक वीरता लोगों के मन में आई। हाँ, वास्तविकता रियलिटी में ये वैसा ही था जैसा हर जगह है, वो राजस्थान में कुछ नया नहीं था, ठीक है। लोग भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए मरे, तमिलनाडु में भी मरे, मध्य प्रदेश में भी मरे, किसी और राज्य में भी, पर राजपूत हिस्ट्री को जिस तरह से क्षत्रियता को पेश किया गया, लोगों के मन में एक नया वेलोर जनरेट हुआ कि नहीं यार, लड़ा जा सकता है, और अगर इस दुनिया में, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो मातृभूमि, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं। ये सब हमारे मन में कहां से आता है, ये सब आता है लिटरेचर से। तो लिटरेचर आज भी इस सोशल मीडिया के जमाने में भी अगर सबसे बड़ा रोल कोई प्ले करता है तो वो आपका लिटरेचर करता है। सो आप लिटरेचर को अर्ली क्लासिफिकेशन में कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? 3 कैटेगरी में, एक एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, मेडाइवल इंडियन लिटरेचर और मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट इंडियन लिटरेचर की। जो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर आपके पास जो रिटन फॉर्मेट में अगर कहीं से मिलता है तो वो मिलता है वैदिक पीरियड से, वैदिक सिविलाइजेशन। उससे पहले हड़प्पा से जो मिला या जो आपके पास अवेलेबल है उसे आप डिकोड नहीं कर पाए हैं, और वो लिटरेचर के फॉर्मेट में अभी तक क्या नहीं हुआ है, कन्वर्ट नहीं हुआ है। आपके पास जो लिटरेचर के फॉर्मेट में वो कहां से, वैदिक पीरियड से, वेदा से, जिसको हम पहले भी हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। वैदिक लिटरेचर की जो ब्रैकेट है उसमें, तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देते, वो इसको अपन थोड़ा शॉर्ट में आगे निकल जाते हैं एक बेसिक रिवीजन के साथ। वैदिक जितना भी लिटरेचर रहा, उस वैदिक लिटरेचर को हमने 2 सेगमेंट में क्लासिफाई किया। एक लिटरेचर जिसे हमने क्या बोला, श्रुति लिटरेचर, और दूसरा लिटरेचर जिसे हमने किस नाम से जाना, स्मृति लिटरेचर जो था। तो हमने 2 तरह के नाम बनाए, एक हो गया आपका कौन सा, श्रुति लिटरेचर, और दूसरा था आपका कौन सा, स्मृति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर टू बी हियर्ड, जिसे आगे तक क्या किया गया, आगे तक जनरेशंस तक सुना गया, जिसे बाद में लिखा गया। स्मृति लिटरेचर जिसे उसी समय से क्या हुआ, लिख कर दिया गया। जब हम श्रुति लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो श्रुति लिटरेचर में हमने क्या किया, 4 चीजों को उसमें कंपाइल किया। एक आपके आ गए कौन, वेदास, वेदा के बाद में आया आपके ब्राह्मणास, ब्राह्मणा के बाद में अरण्यकास, और अरण्यकास के बाद उपनिषद। तो वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद, ये जो 4 लिटरेचर जिसे आप किस कैटेगरी में रखते हो, श्रुति लिटरेचर में रखते हो। सबसे पहला फॉर्मेट जो वैदिक लिटरेचर का आता है वो आता है वेदास, जिसके कारण उस सिविलाइजेशन का नाम ही आपने क्या रख दिया, वैदिक एज नाम रख दिया। वो यहीं से शुरुआत होती है। टोटल कितने वेदा रहे आपके यहाँ पर, 4 वेदास। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में अगर बात की जाए तो ऋग्वेद कहता है इट इज दी ओल्डेस्ट रिटन वेदा एंड द फर्स्ट रिटन टेक्स्ट जो इन संस्कृत। एक तो ओल्डेस्ट रिटन वेदा है, और दूसरा क्या है, पहला ऐसा टेक्स्ट है जिसे किसमें कंपाइल किया गया, जिसे संस्कृत में कंपाइल किया गया। What it contains? It contained the hymns, श्लोक जो है वो इसमें सुक्तियां जो अपने आप में कंटेन करता है, टू द गॉड्स, टू प्रेज द गॉड्स। और टोटल 1028 हिम्स का इसमें क्या है, कंपाइलेशन है, जो अलग अलग नेचुरल फोर्सेस को क्या है, डेडिकेटेड है। इंद्र हुआ, अग्नि, वरुण, इन सारे भगवान को। और ये जो 1028 हिम्स, इन्हें टोटल कितने मंडल में डिवाइड किया गया, 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया। 10 मंडल्स, जिसमें 3rd मंडल जो गायत्री मंत्र को कंटेन करता है, 7th मंडल जिसमें 10 राजन युद्ध का मेंशन मिला, 9th मंडल जो किस बारे में चर्चा करता है, सोम को डेडिकेटेड है, द 10th मंडल जो पुरुष सूक्त को कंटेन करके वर्ण सिस्टम जो है उस वर्ण सिस्टम की बात करता है। सो दैट द 10 डिफरेंट मंडल जो ऋग्वेद की बात, जहां से सवाल जनरली पूछे जाते हैं। गायत्री मंत्र जो डेडिकेटेड है कौन सी गॉडेस को, गॉडेस सावित्री, ठीक है। वो गायत्री मंत्र गायत्री देवी के लिए डेडिकेटेड नहीं, वो गायत्री नाम है सावित्री का बाद में, पर वो ओरिजिनली किसको डेडिकेटेड है, गॉडेस सावित्री को ही डेडिकेटेड। तो शुरुआत यहां से होती है। अगला जो जो लोग ऋग्वेद के कंपाइलेशन के लिए, उसके रिसाइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे या फिर अलॉटेड थे, उन्हें क्या कहा था, उन्हें होत्र कहा जाता था।
एक टर्म उन सागास को दी जाती थी, कौन सा, होत्रे। अगला वेद है आपका सामवेद। सामवेद पहले म्यूजिकल लिटरेचर के रूप में जाना जाता है। जो ऋग्वेदिक प्रेयर्स है उन्हें म्यूजिकल टोन, एक चांटिंग फॉर्म किसमें दिया गया, सामवेद में दिया गया। लगभग 1547 के आसपास हिम्स इसमें क्या इंक्लूड करती है, और इन सबको क्या किया जाता था, अलग अलग समय पे गाया जाता था, एक म्यूजिकल टोन इससे मिली, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, सामवेद कहा जाएगा। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का बेसिस जो है वो यहां से शुरू हुआ, इसी में चांट्स, इसी में मेलोडीज, इसी में सेक्रीफाइसेस की क्या है, बात की गई। जो लोग सामवेद के लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए उन्हें क्या कहा गया, उन्हें अद्वयु के नाम से जाना गया। ठीक है, 2-3 नाम आपके रहते हो, होत्री, अद्वयु और उद्गत्री। ठीक है, ये 3 अलग अलग वेदा के लिए क्या है, उनकी चांटिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए। अगला वेद आपका यजुर्वेद, जिसको रेड बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह बताया गया कि किस सेक्रीफाइस के समय कौन से इवेंट को या के समय कौन सी प्रेयर्स जो उन्हें चांट करना है ये बताया गया। अश्वमेध यज्ञ करने तो कौन सी प्रेयर्स बोली जाएगी, वजापिया के समय, संस्कार के समय कौन सा जो एसोसिएट उससे रिचुअल्स है वो आपके किसमें बताई गई, यजुर्वेद के अंदर बताई गई। और यहीं से आपका कृष्ण शुक्ल जो है वो 2 टाइप्स यहीं से निकल कर आता है, वेदा से, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा से। और जो लोग इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है उद्गत्री के नाम से क्या है, जाना गया। द नेक्स्ट वेद आपका आता है वो आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो संसारिक ज्ञान, जितना भी आपका फंडामेंटल नॉलेज है, एस्ट्रोनॉमी हुआ, मेडिसिन हुआ, इन सब का ज्ञान रखने वाला वेद है आपका अथर्ववेद। ये शुरुआती आपके कितने वेदास, शुरुआती 4 वेद, जिसमें आपका लिटरेचर का फॉर्म या बेस बनाते हैं। अगर हम इनसे आगे बढ़े तो वेद के बाद आपको देखने को मिलते हैं क्या, ब्राह्मणास। ब्राह्मणास ये वेदा की एक कमेंटरी जो है वो आपको देखने को मिलती है, जो हर वेद को ये एक्सप्लेन करते हैं कि वो वेद में संबंधित जो घटनाएं या रिचुअल्स आपको बताई गई है उसका मतलब क्या है, और उनके मतलब के साथ ये कब इनको यूज करना है। जब आपको इसका यूज करोगे तो उससे क्या होगा, उससे क्या फायदा आपको होना है। तो सिग्निफिकेंस बताने का काम किसने किया, ब्राह्मणास ने किया। हर वेद से एसोसिएट आपको क्या मिलेगा, ब्राह्मणास मिलेंगे। कुछ पॉपुलर ब्राह्मणा का नाम आपने सुना हो, ऐत्रेय ब्राह्मणा, शतपथ ब्राह्मणा, गोपद ब्राह्मणा, कुशितकी ब्राह्मणास, ये अलग अलग ब्राह्मणास आपको मिलते हैं। वैसे ही अगला एक टेक्स्ट होता है जिसे क्या कहा जाता है, अरण्यकास। अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, और अरण्यकास का मतलब होता है फॉरेस्ट बुक। ऐसी किताबें जिन्हें कहाँ लिखा गया, जंगल में लिखा गया। जंगल में लिखा गया इन द सेंस का मतलब होता है जो मुनि, जो सागा जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो बड़ी डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करते हैं। उनके लिए इजी नहीं है रेगुलर ये इस तरह की जो जीवन हम फॉलो करते, तो डिसिप्लिन मैटर्स। और डिसिप्लिन के साथ किस तरह से जीवन जिया जा सकता है और क्या मतलब उस मायने डिसिप्लिन के होते हैं, वो किसमें बताया गया, अरण्यकास में बताया। शुरुआती ब्राह्मणा जो बताता है रिचुअल से ही जीवन है, किससे ही जीवन है, रिचुअल्स, भगवान की पूजा पाठ से, हवन वगैरह से ही आपका जीवन है। अरण्यकास बोलते कि इतनी चिंता मत करो, अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हो, मोक्ष, क्योंकि आफ्टर ऑल जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था, मोक्ष, सॉल्वेशन अचीव करना। ये सारी की सारी भागा दौड़ी अगर किसी चीज के लिए जीवन में है तो किसके लिए, मोक्ष के लिए, सॉल्वेशन के लिए। और अगर ये सॉल्वेशन नहीं है तो कोई मतलब नहीं करता। तो सॉल्वेशन का उन्होंने एक नया रास्ता क्या दे दिया आपको, अरण्यकास का दिया, और जिसमें आप फॉरेस्ट बुक के रूप में से क्या जानते हैं। जहां रिचुअल्स पे ज्यादा फोकस न करते हुए किस पे फोकस किया गया, डिसिप्लिन आइडियाज जो है उन आइडियाज के ऊपर फोकस किया गया। वैसे अगर बात की जाए तो आखिरी जो इसी श्रुति लिटरेचर का एक पार्ट होता है उसको कहा जाता है उपनिषद। उपनिषद इट मीन्स सिटिंग क्लोज टू, ये एक आइडिया को प्रमोट करता है, और वो आइडिया कौन सा है, वेदांत। वेदांत मतलब एंड ऑफ वेदास, एक ऐसा दौर जिस समय वैदिक अथॉरिटी का एंड होते हुए हमने देखा। इसको लोग थोड़ा गलत तरीकों से समझते हैं, वेदांत का मतलब निकालते हैं कि वेदों का अंत होना, नहीं, ये वेदा के समय जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एक हम लोगों ने देखा, उस डोमिनेंस का जो एंड हुआ, जिस तरह से उसका नरेशन चल रहा था, उसका एंड हमने किसमें देखा, उपनिषद में देखा। उपनिषद कहता है कि सॉल्वेशन को अचीव करने के लिए, मोक्ष को अचीव करने के लिए आपको वैदिक रिचुअल्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन अचीव द सॉल्वेशन बाय मिक्सिंग द नॉलेज विद द सोल। अगर आप ज्ञान को आत्मा के साथ मिक्स करते हैं तो आप क्या अचीव कर पाएंगे, सॉल्वेशन जो है, मोक्ष को अचीव कर लेंगे। और ये कौन कहता है, ये उपनिषद कहता है। लगभग 108 उपनिषद जो है वो निकल कर आते हैं, जिनमें से 11 उपनिषद हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मुख्य उपनिषद की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये कौन से लिटरेचर की बनती है, ये श्रुति लिटरेचर की कहानी बनती है। अगला इसी पार्ट में अगर देखा जाए तो ये शुरुआती पार्ट आपके कौन से लिटरेचर है, श्रुति लिटरेचर। अगला जो पार्ट आता है वो आता है स्मृति लिटरेचर। ये बोरिंग अभी हुआ नहीं, आगे जाके होगा,
तो तुम अभी से चेहरे ऐसे मत बनाओ कि ये बोरिंग है। ये तो इंटरेस्टिंग ही है अभी शुरुआती पार्ट एंशिएंट तक, बाद में आएंगे नाम, फिर किसने लिखा, क्या कहानी रही उसकी। तो अभी से ऐसे कि 4-5 दिन बिना सोए आए हुए हो तो थोड़ा गलत हो जाएगा ना। आखिरी जो अगला लिटरेचर है वो कौन सा लिटरेचर है? वो स्मृति लिटरेचर। स्मृति लिटरेचर में आपने क्या किया, तो स्मृति लिटरेचर में आप इंक्लूड करते हैं उपवेदा को, इसमें इंक्लूड करते हैं वेदांग जो है वेदांग को, इसमें आप इंक्लूड करते हैं पुराणास को, और इसमें इंक्लूड करते हैं एपिक्स को। दे आर द 4 थिंग। कौन कौन सा? वेदांग, उपवेदा, पुराणास और एपिक्स। तो अगर उपवेदा के बारे में बात करें तो उपवेदा कितने निकल कर आए? उपवेदा 4 होते हैं, ठीक है। 4 उपवेदा के बारे में आपने पढ़ा। एक पढ़ा आपने किसके बारे में? गंधर्व वेद के बारे में, जो म्यूजिकली स्पेसिफिक डेडिकेटेड था। आपने बात की किसके बारे में? आयुर्वेद के बारे में, जो मेडिसिन से डेडिकेटेड था। आपने बात की शिल्प वेद जो के बारे में, जो किससे, जो जिनको अपन कहते हैं कि आर्किटेक्चर से डिपेंड था। और एक आपने बात की धनुर्वेद के बारे में, जो किससे डिपेंड था? आयुर्वेद से। तो ये उपवेदा की कैटेगरी में। वैसे ये कैटेगरी होती है वेदांग के। वेदांग मतलब वेदों के अंग, एट्रीब्यूट्स ऑफ वेदास। एट्रीब्यूट इन द सेंस कि किसी चीज को जानने से पहले उसकी क्या चीजें होती हैं, वो लिम्स वगैरह, वो बताने का काम किसमें किया? वो वेदांग में किया। वेदांग में बताया दे आर द 6 डिफरेंट लिम्स ऑफ द वेदास, जो पढ़ना आवश्यक है किस चीज के लिए? आपको अंदर या वेदा को समझने के लिए। जिसमें आपने नाम पढ़ा किसका? शिक्षा का, जिसे फोनेटिक्स कहा गया। जिसमें आपने नाम पढ़ा कल्प का, जिसमें आपने नाम पढ़ा निरुक्त का, जिसमें आपने नाम पढ़ा छंद का, जिसमें आपने नाम पढ़ा ग्रामर या व्याकरण जो है व्याकरण का, जिसमें आपने पढ़ा ज्योतिष को। दे आर द 6 लिम्स ऑफ वेदास। 6 लिम्ब कौन से? एक हो गया आपका शिक्षा, एक हो गया कल्प, एक हो गया निरुक्त, एक हुआ व्याकरण, एक हुआ छंद और एक हुआ ज्योतिष। जो क्या बताता है? जो ये बताता है कि किसी वेद को पढ़ने से पहले आपके पास प्री रिक्विजिट नॉलेज कितना होना चाहिए, तब जाके आप वेदा के बारे में बात कर सकते हो। जैसे आजकल क्या हुआ, आजकल एक फौज खड़ी हो गई जो पढ़ लिख कर किसी और सब्जेक्ट में किसको जज करने की बात करती है? वेदा को जज करती है, उसमें लिखी चीजों के आधार पर, बिना उसके मतलब को समझे, बिना वैदिक अथॉरिटी को जाने, न बिना वेदा को समझे, वो उसे जज करती है। जब वो जज करती है तो नाश करती है। नाश किस तरह से? वो हर चीज का एक गलत मतलब आपके सामने लाके रख देती है। उनको कोटि का मतलब करोड़ पता चला, उनने हमको करोड़ सुना दिया, जबकि कोटि का मतलब अलग निकलता था। ऐसे एक आध चीज को लेकर नहीं, ऐसी हर बात पर आपको एक मिस इंटरप्रिटेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग पढ़े लिखे होकर ये सोचते हैं कि वो क्या भी पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं आपके वेदा को। जैसे मान लेते हैं कि कोई बंदा इंजीनियर बनने के बाद बोलता है कि अल्लाह मेडिसिन की किताब दे दे, मैं पढ़ के समझा देता हूं, क्या होता है? संभव है? नहीं। पढ़ा लिखा बंदा भले वो डॉक्टरेट है, पीएचडी है, वो आर्ट्स में, अगर हिस्ट्री में पीएचडी है तो वो साइंस नहीं पढ़ सकता, वो मैथमेटिक्स नहीं बता सकता। वैसे ही बंदा अगर मैथमेटिशियन है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा स्कॉलर है, और उसको आप ये बोलो कि वो किसके बारे में जजमेंट दे सकता है, वो किसी और फील्ड के बारे में मेडिसिन समझा देगा, तो नहीं। ये वर्तमान में आजकल के जो स्कॉलर्स आप देखते हो ना, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, जो हीरो एक्ट्रेस वगैरह बने, जो बड़ी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, बड़ी पोजीशन इन द सेंस दे बिकम द स्टार, दे हैव द मिलियंस ऑफ फॉलोअर। वो अपनी फील्ड के मास्टर है, वो एक्टिंग के मास्टर। अगर उनको आप सोसाइटी के किसी कॉन्सेप्ट पर पूछोगे तो उनमें अकल उतनी नहीं, क्योंकि जब जब उन्होंने ऐसे किसी स्टार ने किसी बारे में बात की तो वास्तविकता से बिल्कुल अलग रही। उनके ओपिनियन कभी भी सोसाइटी को जस्टिफाई नहीं कर पाते कि वो किस फ्रंट पर है, बस वो सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन के साथ किसी मुद्दे को क्या कर लेते, उठा लेते। तो ये शुरुआती पार्ट जो वेदांग की बात करता है। तो एक हुआ आपका उपवेदा, उपवेदा के बाद आता है आपका वेदांग। वेदांग में 6 वेदांग आप लोगों ने देखे, कौन कौन सा? एक था शिक्षा, एक कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसके बिना वेद को पढ़ना असंभव ही नहीं है, वो एक असंभव कैटेगरी में आता है। एक अगला जो पार्ट आपका आता है वो आता है एपिक्स का। एपिक, जिनमें से तो कई है, समय के साथ एपिक्स बने, पर ओल्डेस्ट एपिक में 2 का नाम वैदिक पार्ट से आता है। एक है रामायण और दूसरा आपका महाभारत। रामायण वॉज रिटन बाय होम? वाल्मीकि। टोटल कितने कांड है इसमें? 7 कांड है। 24,000 वर्सेस इसके अंदर लिखी गई है। इन 7 कांड में राम, सीता और रावण की जो स्टोरी है, उस स्टोरी को क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया। इंडिया में इसके मल्टीपल वर्जन्स मिलते हैं, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा जो हिंदी में है, और इसके अलावा जो कदम्ब रहे उन्होंने कंब रामायण नाम से एक तमिल में क्या किया, रामायण को जो दिया। और शुरुआती जो रामायण लिखी गई वो किसने लिखी? वो वाल्मीकि ने लिखी। ऐसे कहा जाता है इसमें टोटल 7 कांड, पर वास्तविकता में 7वां जो कांड है वो बाद में लिखा गया, उसका लेटर वर्जन है जिसे हम उत्तर कांड के नाम से जानते हैं। उसमें लिखी कहानी कहीं भी वाल्मीकि रामायण में देखने को नहीं मिलती।
इसलिए उत्तरकांड से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट वगैरह हैं वो सारे रामायण में जितने भी डिस्प्यूट आपको देखने को मिलते हैं, जो लोग वर्तमान में आजकल राम की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, वो कहां से चैलेंज करते हैं? वो चैलेंज करते हैं आपके उत्तरकांड की कहानियों को। उत्तरकांड के अलावा बाकी सारे कांड, वो फिर कहां से? बालकांड हुआ, बालकांड के बाद अयोध्या कांड हुआ, फिर आपका अरण्य कांड हुआ। ठीक है, कहां होते हैं? सबसे पहले जन्म हुआ बालकांड। अगर इसको इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन में देखना हो तो ऐसे याद कर सकते हो, सबसे पहले जन्म हुआ तो बालकांड, फिर अयोध्या में रहे तो कौन सा कांड? अयोध्या में, फिर कहां चले गए? जंगल में, तो कौन सा कांड हुआ? अरण्य कांड, फिर कहां गए? किष्किंधा, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड। तो आखिरी क्या हो गया आपका? लंका के साथ में रावण के वध के साथ क्या खत्म हुआ? रामायण खत्म हो जाती। आखिरी में 7वां कांड कौन सा है? उत्तरकांड, जो बाद में जोड़ा गया। ये है किसके बारे में? रामायण के बारे में, जो पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टेक्स्ट जिसे कहा गया महाभारत, लिखी किसने? वेद व्यास ने। टोटल 1 लाख श्लोक इसके अंदर है और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एपिक के रूप में जाना जाता है। इसमें एक कौरव और पांडव की कथा है, इसमें एक भागवत गीता जो है वो इसी में दी गई। भगवान कृष्ण ने महाभारत में ही किसको जना? भागवत जो है उस भागवत को जना, या भागवत फिर गीता किसका हिस्सा मानी गई? रामायण का, सॉरी महाभारत का हिस्सा। तो ये शुरुआती आपके एपिक्स की बात होती है। ठीक है, कहानी के लिए। सो दे आर द स्मृति लिटरेचर की अगर बात की जाए तो स्मृति लिटरेचर के 4 हिस्से: वेदांग, उपवेदा, पुराणास और एपिक्स। दे आर दी 4। ठीक, एक छोटा एसी थोड़ी देर चालू कर ले। थैंक यू, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आगे बढ़ते। सो ये शुरुआती वैदिक लिटरेचर के बारे में था, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगला जो पार्ट है वो क्या है आपका? बुद्धिस्ट लिटरेचर को लेके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ना, बड़ा मजा आने वाला है बाद में। ठीक, तो जो लोग ये मुंह लटकाए बैठे हैं वो समझ लें कि बहुत मजा आने वाला है ना, बहुत प्यारा लेक्चर। देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। वन ऑफ दी टॉप मोस्ट लिटरेचर, जिसे हम क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट लिटरेचर। बहुत अच्छा टेक्स्ट यहाँ पर क्या किया गया? लिखा। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर forms a significant part of ancient Indian literature and heritage, offer insights in Buddhism, philosophy, ethics, society and culture of ancient India. वर्तमान में इंडियन हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ा सोर्स किसका है? बुद्धिस्ट लिटरेचर का मिलता है। इट प्राइमरली कंपोज्ड इन पाली, बट लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू द अनदर लैंग्वेज लाइक संस्कृत, प्राकृत, और जो बुद्धिस्ट के तिब्बत एंड चाइनीज हमने भी क्या देखा? यहाँ पे देखा। इनिशियली दे आर इन ओरल फॉर्म, लेटर ऑन दे वर रिटन डाउन इन द काउंसिल्स, और फिर बाद में ये क्या हो गए? डॉक्ट्रिन इनकी स्टैंडर्डाइज हो गई, किताबों में उसे क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया गया। बुद्धिस्ट लिटरेचर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज द कैनोनिकल लिटरेचर एंड द नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल ये टर्म यूज की जाती है अथॉरिटी के साथ। जो अथोराइज्ड हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कैनोनिकल लिटरेचर का नाम दिया जाता है। जो अनऑथोराइज्ड है, जो बाद में साथ में लिखे गए, उन्हें क्या नाम दिया गया? नॉन कैनोनिकल लिटरेचर का नाम दिया गया। सो शुरुआती पार्ट ये आपका किससे आता है? बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर का कंपाइलेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया बुद्धिस्ट काउंसिल्स। टोटल कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई? 4। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जब अजात शत्रु के समय राजगीर में हुई, वो बुद्धा की मृत्यु के बाद और बुद्धा की डेथ के बाद फिर किस पर काम किया गया? बुद्धा की टीचिंग को कंपाइल्ड करने पर काम किया गया, और उस समय 2 पितिकास का क्या हुआ? कंपाइलेशन हुआ। शुरुआती जो लिटरेचर कैनोनिकल लिटरेचर का नाम देते हैं उसमें त्रिपितिकास को इंक्लूड किया जाता है। सुत्त पितिका, विनय पितिका और अभिधम्म पितिका। पहली काउंसिल में क्या निकल कर आया? विनय पितिका और सुत्त पितिका का क्या हुआ? कंपाइलेशन हुआ। विनय पितिका, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बास्केट ऑफ डिसिपल्स है। जो लोग हैं, जो डिसिपल्स जितने भी हैं बुद्धा के, उनको किस तरह से क्या काम करना है, किन कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना है, वो किसमें दिया गया? विनय पितिका के अंदर उसमें कंपाइल किया गया। सो कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मोनेस्टिक ऑर्डर। इट इंक्लूड्स द पतिमोक्ष, a code of conduct with 227 rule for monks and 311 rule for nun. डिटेल प्रोसीजर्स जो है वो अलग अलग इसमें ऑर्डिनेशन का बताया गया, पनिशमेंट जो है वो बताए गए वायलेशंस के लिए, और मोनेस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सारी चीजें इसमें एक डिटेल में एक्सप्लेन की गई। और इसी को लेकर झगड़ा हुआ किनके बीच में? बुद्धिस्ट मोंक
और उस झगड़े को सुलझाने के लिए कालशोक के समय सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, जिसमें बुद्ध जो मोंक है वो दो ग्रुप में बढ़ गए, स्थायीधर और महासंगधीर के नाम से। क्लासिक क्लियर? तो ये आपका पार्ट है। दूसरा जो पितिका होता है वो कौन सा पितिका है? सुत्त पितिका। बास्केट ऑफ डिस्कोजर में जितना भी टेल्स हैं, बुद्धा की जो स्टोरीज है, सॉरी बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स हैं, उन टीचिंग्स का कंपाइलेशन किस में मिलता है? सुत्त पितिका में मिलता है। इट इज सुत्त पितिका इज कंटेन द सर्मन्स एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। इट डिवाइडेड इनटू 5 निकाय। कितने निकाय में बांटा गया? सुत्त पितिका में 5 निकाय का कंपाइलेशन है। कौन कौन सा? अच्छा, ये यूपीएससी यहां तक पहुंच चुकी है, ठीक है। एमपीपीएससी बस पीछे पीछे भाग रही है ऐसा कोई ना कोई सवाल पूछने का। भी रिसेंटली एक सवाल हमने अगुंतर निकाय से देखा था। अगुंतर निकाय टर्म आपने सुना है, जिसने महाजनपद के बारे में बताया कि देयर आर 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको किस में मिलता है? अगुंतर निकाय में। सो दे आर द 5 निकाय। कौन कौन से 5 निकाय? दिग निकाय, दूसरा है मजिब निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद का निकाय। इस तरह से कितने निकाय बने? 5 अलग अलग निकाय जो है, जो बुद्धिज्म को लेकर बात करते हैं। कहने के लिए आगे अगर बात करें तो अगली जो पितिका बनी वो अशोका के समय बनी, और उस पितिका का नाम था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से निकल कर आई, विनय पितिका के डिविजन में निकल कर आई, जिसे कहा गया अभिधम्म पितिका। ये हायर डॉक्ट्रिन्स बुद्धिज्म को बताती है। ये बताता है किस तरह से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना इन अ वेरी कॉमन वे। इसके अलावा ये फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है टीचिंग्स का, वो बताता है। एक इलोबरेट नेचर ऑफ माइंड, मेंटल फैक्टर्स, रियलिटी जो मेटाफिजिक्स है वो इसके अंदर देखा गया। और ये कंपेयर, अगर सुत्त पितिका कंपेयर किया जाए तो और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और सिस्टमेटिक है आपके कंपाइलेशन के रूप में। इसके साथ में कुछ नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर का नाम आता है, ये कैनोनिकल में आते हैं। नॉन कैनोनिकल में जातका टेल्स, जो बुद्धा के बुद्धा के जीवन का पूरा के पूरा बुद्धिस्ट की जो स्टोरी है वो बताती है। बुद्धा से जुड़ी जितनी भी कहानियां हैं, उन कहानियां को आप क्या नाम देते हो? जातका टेल्स का नाम देते हो। ये एक फोक ट्रेडिशन के रूप में जानी गई, और इसका उपयोग एजुकेशन देने के लिए किया गया। जैसे वो गब्बर वाली कहानी नहीं है कि लोगों को डराने के लिए किया गया कि गब्बर आ जाएगा, वैसे ही क्या है कि लोगों को शक्तिमान में छोटी छोटी मोटी बातें नहीं सुनी थी, तो लोगों को एजुकेशन देने के लिए क्या किया गया? इसे इंक्लूड किया गया। दैट इज ऑल अबाउट द जातका टेल्स। फेमस टेल्स में इसमें जातका की स्टोरी में एक पॉपुलर स्टोरी जो है, वो स्टोरी कौन सी है? वसंतरा जातका, ठीक है। तो यहां से निकल, अच्छा वसंतरा से याद आया वंतारा के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने शायद एक कमिटी जो है वो सेट कर दी है, किसके ऊपर? वंतारा जू को उस पे जांचने के लिए कि भैया जितने भी इल्जाम उस पर लगाए जा रहे हैं वो कहीं सही तो नहीं, ठीक है। तो उस आधार पर देखा जाएगा कि क्या होगा, उसमें क्या निकल कर आता है या नहीं। फिर पता चलेगा कि सच में पैसे का भी कोई मतलब होता है या नहीं। अगर मान लो कुछ उल्टा सीधा निकल कर आ गया वंतारा के खिलाफ, तो फिर हम ये मान सकते हैं ना कि पैसे से, सिर्फ पैसे होने से कोई मतलब, हाँ ऐसा हमको भी पता है कि वंतारा किस लिए किया गया? बड़े गुड पर्पस, नोबल पर्पस के साथ शुरू किया गया कि एक अच्छा जो चीजें हैं वो मिल पाए, एनिमल्स को एक अच्छी केयर मिल पाए, उनको हैबिटेट मिल पाए, उनको अगर कोई डिसीज हो गया तो डिसीज को क्या हो पाए? क्योर मिल पाए वंतारा में। पर एक बड़ा तबका वो इल्जाम लगाता है, और वो इल्जाम सिर्फ जलन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पड़ोसी जब अपनी गाड़ी की मिठाई लेकर आपके घर आता है तो आप कोई ना कोई कुछ बोल देता है, नहीं नहीं ये तो इनको पुराना पैसा है बाप दादाओं का, उस कारण से ले आए होंगे। तो जो जलन है वो जलन दिखती है। तो वंतारा से भी लोगों का एक बड़ा तबका खाली जलन दिखती है, क्या इन्होंने क्यों खोल लिया? अरे भाई पर्सनल उनके खेलने के लिए नहीं खोला, जानवरों के लिए उन्होंने खोला है। परंतु क्रिटिसिज्म है, अब क्रिटिसिज्म है तो बार बार उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक कमेटी जो है वो कमेटी उनके खिलाफ बना दी गई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नेतृत्व में, एक्स जो पहले रह चुके। अब पॉइंट ये है कि अगर कुछ आगे मतलब कुछ भी नहीं निकला तो लोग, फिर वो जो लोग विरोध कर रहे हो, फिर ये बोलेंगे कि ये तो पैसे का पावर था इसलिए नहीं निकला। और अगर निकल गया तो फिर ये बोल देंगे कि पैसे का होने से कोई मतलब नहीं निकलता, लॉ प्रिवेल्स, है ना, पैसा सेकेंडरी रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते। इसी टेल्स में, जातका टेल्स में अगला जो नाम आता है वो किसका आता है? अवधनास का आता है। सिमिलर टू जातका टेल्स, मस्ट मोर डेडिकेटेड एंड द मिरेकल बेस्ड, पॉपुलर इन महायान ट्रेडिशन। इसमें थोड़ा और ज्यादा बुद्धा को एक हीरोइक कैरेक्टर जो है वो हीरोइक कैरेक्टर क्या कर दिया? प्रोवाइड किया। और एग्जाम्पल जैसे दिव्यदान, जो एक संस्कृत कलेक्शन है किसका? बुद्धिस्ट लीजेंड का। इसी में वो दिव्यदान, ये वही लिटरेचर है जिसमें बोला गया कि अशोका के 100 भाई थे, 99 को मारकर वो क्या बना? राजा बना नहीं बना ये अशोका जानता है, और उसका पापा बिंदुसार जो है वो जानता है, बाकी
क्या पढ़कर निकल रहे हैं, ये दिव्यदान पढ़ के निकल के आए जिन्होंने जो ये कहते हैं कि उसके 100 भाई हुआ करते थे। ऐसे ये सिंथला लिटरेचर जो है उससे बिलोंग करता है, या महायान बुद्धिज्म जो है उसको डिस्कस करता है। इसके अलावा और बहुत सारे टेक्स्ट है जो अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा क्या किए गए, लिखे गए। जैसा एक अश्वघोष द्वारा लिखा गया बुद्ध चरित्र नॉन कैनोनिकल लिटरेचर में आता है। सवाल का एक हिस्सा है, पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज रिटन बाय अश्वघोष, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अश्वघोष। बुद्ध चरित्र एक संस्कृत एपिक पोयम है ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा, रिफ्लेक्ट्स क्लासिकल संस्कृत लिटरेरी स्टाइल एंड ब्लेंड डिवोशनल बायोग्राफी विद द पोएटिक एलिगेंस। तो ये आपको याद रखना है, बुद्ध चरित्र किसका लिखा गया, अश्वघोष का। अश्वघोष किसके समय थे, कनिष्क के समय, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जिसके समय हुई। अश्वघोष और वसुमित्र दे चेयर व्हाट, दे चेयर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चेयर एंड को चेयर, वसुमित्र को चेयर। ठीक, अगला मिलिंद पन्नु, द क्वेश्चन ऑफ किंग मिलिंद। एक इन्वेडर आया, कौन सा, कुषाण इन्वेडर आया था, नाम मिलिंद। मिलिंद किस में कन्वर्ट हुआ, बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया गया, किसके द्वारा, नागार्जुन द्वारा। नागार्जुन और मिलिंद के बीच में जो भी बातें हुई, क्वेश्चन एंड आंसर लिखे गए, वो सब किसके अंदर मेंशन है, वो आपके हैं, सॉरी इंडो ग्रीक रूलर था, ये किसके अंदर मेंशन है, आपके मिलिंद पन्नु। मिलांडर है, मिलिंडर को बाद में मिलिंद कहा गया। ठीक है, उसका नया नाम क्या आया, नया नाम मिलिंद आया, और ये कहाँ का था, इंडो ग्रीक रूलर था, कुषाण रूलर नहीं था। वैसे अगर बात की जाए तो एक और टेक्स्ट आता, अच्छा एक हो गया आपका बुद्ध चरित्र, दूसरा हुआ मिलिंद पन्नु, तीसरा है ललित विस्तारा। ललित विस्तारा एक महायान संस्कृत टेक्स्ट है जो बुद्धा की लाइफ को क्या करता है, नरेट करता है। ये बुद्धिस्ट के तिब्बतन बुद्धिज्म में काफी फेमस है। ये एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया, एक ट्रेडिशन के समय पे लिखा गया, इसलिए इसे कोई ऑथर का नाम नहीं दिया जाता, बट तिब्बतन लिटरेचर के रूप में इसे जाना गया। महावास्तु ये एक सेमी हिस्टोरिकल महायान टेक्स्ट है जो मिक्स संस्कृत और प्राकृत में लिखा गया, जिसमें अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा और मोनास्टिक डिसिप्लिन जो है और बुद्धिस्ट पाथ जो है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिलता है। ये भी किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया टेक्स्ट नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं आता। तो ये शुरुआती लिटरेचर जो बुद्धिज्म से क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल जनरली पूछे गए और आगे भी 100% पूछे जाने की क्या है, संभावना है। बाकी जगहों से पूछा जाए न पूछा जाए उसमें हम 100% नहीं बोल सकते, पर ये क्या है, ये 100%, ये कहीं ना कहीं तो आएगा ही सही। अगला लिटरेचर, जैन लिटरेचर, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। जैन लिटरेचर रिफर्स टू द रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड एथिकल राइटिंग्स ऑफ द जैन ट्रेडिशन। मेनली इसे प्राकृत में लिखा गया, पर प्राकृत के बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें अर्धमगधी, संस्कृत, अपभ्रंश और लेटर ऑन कन्नड़ और तमिल जो है वो भाषाओं का उपयोग जो है वो भी देखने को मिलता है। ऑफर्स इनसाइट्स रिलीजियस डॉक्ट्रिन, फिलोसॉफी, कॉस्मोलॉजी एंड एथनिक एंड सोशल लाइफ जो है वो मिलता है। इसको भी आप दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैनोनिकल जिन्हें हम आगम कहते हैं, और नॉन कैनोनिकल जो समय के साथ कुछ और लोगों ने फिलोसॉफिकल लिटरेचर में क्या किया, कंपाइलेशन जो है वो किया। आपने आगम की बात की, टोटल कितने आगम होते हैं हम पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं, कितने, नहीं हमने किताब में नहीं पढ़ा, हमने 46 पढ़े। हमने हमारे नोट्स में कितने आगम लिखे, 46 आगम लिखे हैं। तो ये गलती आप मान सकते हो मेरी कि मैंने आपको गलती से कितने लिखवा दिए, 46, पर खुश होने की आवश्यकता नहीं, 46 ही सही है। तो ये आपकी नाकाबिलियत है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलिए, दे आर आगम 46 ही है बेटा, 45 नहीं, 45 इसमें है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे दे दूंगा। ये भी सही है, मैं भी सही हूँ, दोनों सही, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। आगम, दे आर द कैनोनिकल स्क्रिप्चर ऑफ द श्वेतांबर सेक्ट said to be based on the teaching of Lord Mahavir, compiled by the गंधार, the chief disciple जो उनके हुआ करते थे, उनके द्वारा क्या किया गया, ये कंपाइल किया गया। लेटर ऑन, अच्छा ये शुरुआत कंपाइलेशन इनके द्वारा, टेक्स्ट का रूप जो है वो बाद में मिला, बाद में लिटरेचर आने के बाद। ये गंधार के समय स्क्रिप्ट वगैरह नहीं, तो बाद में इनको कंपाइलेशन किया गया। देयर आर 45 आगम, 46 आगम है। 46 वाला जो है बेसिकली ये जो 12 अंग लिखा है ना, ये 12 अंग है। कितने अंग है, 12, 12। इसमें से एक घूम गया, तो इसलिए हम क्या मेंशन करते हैं, इसमें 11 मेंशन करते हैं। तो 11 होने के कारण टोटल कितने हो जाते हैं, 45 आगम के नाम से जाना गया। ये जो 45 आगम से इसमें, हाँ जी, 11 अंग है, 12 उपांग, 10 प्राकृण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 कुलिका सूत्र।
इस तरह से क्या किए गए 46 आगम्स जो है वो माना गया, या आप इसको एक को हटा देते तो 45 आगम में देखा जाता है। अब यहां से जनरली क्योंकि क्वेश्चन आता है तो पहले बात करते हैं 11 अंग के बारे में। टोटल कितने अंग है? टोटल 11, क्योंकि 12वां अंग जिसका नाम था दृष्टिवेद वदा वो क्या हो गया, वो घूम गया, इसलिए टोटल कितने बचे? 11। पहला आचारंग सूत्र, सूत्र किरंग सूत्र, स्थ नरंग सूत्र, समयवयन सूत्र, व्याख्या प्रजनपति, जंत धर्म कक्षा जो सूत्र जो भी है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो उसको समझ लेना, ये उल्टा सीधा कुछ भी हो रहा हो शायद। एंड उपसत कदशा और अंतक्रिय दशा, अनुत्रोपपति प्रसन्न करना और विपाका सूत्र। देखो आपको याद हो ना हो, ये मुझे भी मालूम है कि आपको याद नहीं होगा, इसीलिए हमने पहले नहीं पढ़ा है। अगर आपको हमको लगता ना कि आप याद कर पाएंगे तो हम पहले पढ़ा देते, पर क्या होता है ना कि समाज में हम रहते हैं और समाज के कारण हमको कई सारी चीजें आपको बतानी पड़ती कि भी हमने बता दिया है आपको, अब याद करना या न करना किसकी जवाबदारी है? आपकी जवाबदारी। जितना याद हो जाए उतना ठीक है, वरना वो फेवरेट डायलॉग है इसी अपना, हप पकड़ के क्या कर देना, बाहर हो जाना। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सवाल पूछ ले ना जो इससे नहीं निकल तो उसको हप करके क्या हो जाना, बाहर आ जाना कि भैया हमसे नहीं बन रहा। ठीक है, तुम तुम्हारा देखो रहो, हमारा देखो। अगला जो है आपका नॉन कैनोनिकल जैन लिटरेचर का पार्ट आता है। रिफर्स टू टेक्स्ट कंपोज आउटसाइड द जैन आगम, उन्हें हम किस में देखते हैं? नॉन कैनोनिकल लिटरेचर का नाम देते हैं। दिस वर्क इंटरप्रेट, एलोबरेट एंड एक्सपांड द कैनोनिकल टीचिंग्स ऑफ फिलोसॉफी ऑन जैनिज्म, दैट इज फिलोसॉफी, एथनिक, कॉस्मोलॉजी, सबका बारे में बताता है। ऑथर्ड बाय जैन आचार्य स्कॉलर्स द्वारा लिखा गया और एक्सेप्टेड बाय श्वेतांबर, दिगंबर दोनों द्वारा उसे एक्सेप्ट जो है वो किया गया, और उसी में जनरली जैन से संबंधित जो लिटरेचर है वो उसमें क्या है डाला गया। कुछ पॉपुलर टेक्स्ट अगर बात की जाए तो नॉन कैनोनिकल में जो आते हैं उसमें से आता है आपका तत्वर्थ सूत्र, जो आचार्य उमास्वती क्या थे उन्होंने क्या है लिखा है, उमास्वती ने। जो जैन टेक्स्ट है संस्कृत में लिखा गया, जिसे दिगंबर श्वेतांबर दोनों क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैन फिलोसॉफी, कर्मा, कॉस्मोलॉजी, एथिक्स एंड लिबरेशन के बारे में ये चर्चा करता है और इसको मोक्ष शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो आपका सबसे पहला तत्व रथ जो है सूत्र के नाम से जाना गया। सेकेंड आपका है शतखंड धम या शतखंडगम, जो आचार्य पशुपदन जो है भूत बलि द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये ओल्डेस्ट दिगंबर टेक्स्ट के रूप में क्या है जाना जाता है, जिसे कर्मा थ्योरी और सोल क्लासिफिकेशन इसमें क्या है देखने को मिलता है। वैसे ही एक आपका कश्यप पहुदा नाम से एक टेक्स्ट है जिसे ट्रीटीज ऑन पेशेंट कहा जाता है, जिसे आचार्य गुंधरा द्वारा क्या किया गया, लिखा गया। इट एक्सप्लेन हाउ पेशेंट द कश्यप काइंड ऑफ कर्मा टू द सोल, किस तरह से एक्सप्लेन करता है। अगला एक टेक्स्ट जिसे क्या कहा गया, समय सरा, जो आचार्य कुंदकुंडा द्वारा क्या है लिखा गया, और फोकस ऑन नेचर ऑफ द सेल, सोल एंड लिबरेशन, हाईली रिवर्ड इन द दिगंबर ट्रेडिशन। उस आधार पर इसे क्या किया गया, इसे जाना जाता है। क्लियर है कहानी? ये अर्ली टेक्स्ट जो है वो आपके जैनिज्म के रूप में, जिसे नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के रूप में क्या है जाना जाता है। और प्रोमिनेंट टेक्स्ट इसी आधार पर देखे जाए तो एक आपका है नियम सरा, जो किसने लिखा, कुंदकुंडा, जो पहले लिख कर आए तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया। वैसे ही आपका एक और टेक्स्ट है जिसका नाम है प्रवचन सरा, जो कि ये भी उन्होंने ही लिखा। फिर आपका एक और है पंचस्ती या पंचस्तकेशरा, एक और है आपका कल्पसूत्रा, जो किसने लिखा, भद्रबाहु द्वारा। और आपका त्रिशस्ती शकल पुरुषा चित्र, जो किसने लिखा, आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखा गया। ये वो लिटरेचर, इनमें ज्यादा याद न रख पाओ तो इतना जरूर याद रख लेना कि कौन सा लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया है। शायद अगर किस्मत अच्छी रही, शिव जी ने आपके जल को स्वीकार कर लिया, तो शायद यहीं से सीधा सवाल आपसे पूछ लिया जाए, और न पूछा जाए भी तो आप न तो यूपीएससी का कुछ बिगाड़ सकते हो, तो चलेगा। बढ़े आगे। अच्छा, इससे एक और संबंधित है, चलो दो टेक्स्ट और बता देते, फिर एक कहानी आपको सुनाते। एक और टेक्स्ट जो हरिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया, जिसका नाम था अनेक तंज पताका। एक और टेक्स्ट जो प्राकृत में जैन लिटरेचर को लिखता है, उसका नाम है लोक विभागा। और बाद में फिर कुछ और लिटरेचर जो है वो लिखे गए यशोविजिका के द्वारा, जो इसी जैनिज्म लिटरेचर के बारे में बात करता है। एक टेक्स्ट है कलिका
कलिका सूत्र नाम से, वो इसके अंदर मेंशन है। वो कलिका चरण नाम के एक जैन मोंक रहते थे, उनके द्वारा लिखा गया। उनमें ये मेंशन है कि शकों का जो इन्वेजन उज्जैन पर हुआ उसके बारे में कहते हैं कि गद्रभली का नाम का कोई राजा जो है वो उज्जैन पे रूल कर, गद्रभिला, गर्दभिल या गर्दभिला नाम का एक, गर्दभिल ही बेसिकली जनरली प्रोनाउंस किया जाएगा। गर्दभिल नाम का एक राजा कहाँ रूल करता था? उज्जैन में रूल करता था। उस बंदे ने ये जो जैन मोंक है, इनकी बहन को क्या कर लिया? किडनैप कर लिया। जब किडनैप कर लिया तो इन्होंने शका को लेटर लिखा और उनसे मांग की कि कहाँ आके अटैक करो, उज्जैन पे आके अटैक करो। उन्होंने उज्जैन पे अटैक किया, इसको हरा दिया। भाई गर्दभिल जो है वो जंगल में छुप गया। बाद में कहते कि इसे जानवर खा गए। इसका एक बेटा हुआ जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। उस बंदे ने फिर शका को हराया, शका को उज्जैन से भगाया और बाद में उनके नाम से उसने क्या विक्रम संवत का स्टार्ट किया। ये स्टोरी कई जगहों पर वर्तमान में कही जाती है, पर ये एक ही टेक्स्ट है जो हमें इस बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल करवाता है। हाँ, ये कलिका सूत्र का ही नाम है उसका। जो व्यक्ति का नाम था कलिका नाम, कलिका चरण नाम शायद उस जैन मोंकत का था, और उसी के टेक्स्ट के आधार पर ये क्या है, इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है। ये शुरुआती टेक्स्ट है जो आपके क्या है, जैन के बारे में बात करते हैं। वो तो पहले वाली हिस्टोरी के हिसाब से भी नहीं है। जो स्टोरी आपने पढ़ी उसमें भी तो नहीं है। पहले भी हमने यही पढ़ा कि उज्जैन का एक राजा था जिसका नाम हमें नहीं पता, जिसने शकों को भगाया, इसलिए उसको विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक, ये हमने पहले पढ़ा है। जिस चंद्रगुप्त की आप बात कर रहे हो वो गुप्त डायनेस्टी का चंद्रगुप्त सेकेंड है, जो उसके लगभग कितने सालों बाद 320 ईयर्स के बाद में आता है, 300 साल बाद आता है। तो वो पहले भी नहीं है। अभी सिर्फ एक उसके पिताजी का नाम हमने इंक्लूड कर दिया, जो मैं जनरली नहीं करता हूँ। नहीं करने के पीछे रीजन न तो कोई पूछ रहा है, नहीं, क्योंकि अभी जैन लिटरेचर की चर्चा हुई तो हमने उसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। ये शुरुआती एंशिएंट इंडिया के वो लिटरेचर जो रिलीजियस पार्ट में आता है। फिर और फेमस तो जिन्हें क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का नाम हमने क्या है दिया, इट रिफर्स टू द बॉडी ऑफ लिटरेचर वर्क कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज, जो वैदिक पीरियड वगैरह में क्या है, संस्कृत में लिखे गए। जनरली गुप्ता पीरियड जो है, जिसे हम क्या मानते हैं, गोल्डन एरा मानते हैं इन लिटरेचर के बारे में। कई सारे पॉपुलर लिटरेचर जो अलग अलग समय लिखे गए, बहुत बड़े स्कॉलर, जिनको चंद्रगुप्त की आप बात कर रहे थे कि उनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था, नाम था उसका कालिदास। कालिदास किताबें लिख के गए। टोटल 7 वर्क उनके हैं। कितने वर्क है? 7। ये 7 के साथ रटे होने चाहिए। आपको रटना हो तो रटना, समझना हो तो समझना, जैसे करना हो वैसे करिए, क्योंकि यहां से सवाल जनरली पूछे ही जाते हैं। 7 लिटरेचर कौन से? तो इनके 7 लिटरेचर में इंक्लूड होता है आपका रघुवंशम, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और ऋतु संहार। ये वो आपके 7 लिटरेचर जो किससे संबंधित हैं? कालिदास से संबंधित है। किससे क्या है तो बहुत ज्यादा अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं, बट कुछ कहानी अपने आप पता चल जाती है। बट बाकी अंदर और जाने का, पर ये इतना पता होना जरूर है कि ये कौन से लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। अगले अगर यहीं के समय के लिटरेचर देखा जाए तो वो है भास। भास जो अपने थिएटर में भी पढ़े, जो अपने द्वारा लिखे गए प्लेस के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। और इनके प्ले में 3 नोटेबल प्लेस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। एक है आपका स्वप्न सवादत्तम, जो एक पॉलिटिकल रोमांस की कहानी है। दूसरा है आपका उरुभंग, और तीसरा है आपका प्रतिंजा युगंधारण्यन। ठीक है, जो गिया हम गिया बोलते हैं उसको जना प्रोनाउंस कर देना। हाँ, वो संभव है। वो एक्चुअली अलग अलग प्रोनाउंसिएशन उनका लिटरेचर में होता है। ऐसा है, उसको प्रतिज्ञा ही बोले। अब जनरली हम, हाँ शायद वो मिस्टेक हमको, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग जगह है, और ये इसी कारण से थोड़ी इंग्लिश जमती भी नहीं, क्योंकि अलग जगह उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग भाषा के आधार पर अलग होगा। ऐसे आप प्रतिजन्य बोल दें, ठीक है, आपको ज निकाल के ले आइए। ठीक है, जैसे प्रजन्य अगर आपको लिखना है तो आप बीच में क्या लेके आएंगे, या तो जी लेके आएंगे या जे लेके आएंगे। क्या लाएंगे? और प्रतिज्ञा लिखना है तो जी। तो बेसिकली होता वैसे है।
ठीक है, बट हाँ कुछ जगहों पर कुछ टेक्स्ट के प्रोनाउंसिएशन के साथ में, और वो जब वो कई सारी लैंग्वेज से निकल कर आते हैं तो हमको ऐसा थोड़ा इशू में दिख जाता है, क्योंकि हर भाषा में अलग तरह से लिखा जाता है। संस्कृत में अलग लिखा गया, प्राकृत में अलग लिखा गया, और वो एक जनरली थोड़ा बहुत तो प्रोनाउंसिएशन को लेकर दिक्कत संस्कृत से इंग्लिश या मेरे को इंग्लिश से हिंदी करने में रहती है, ठीक है, कि वो क्या लिखा गया है, क्योंकि कई सारे टेक्स्ट जो है वो पहली बार यूज में आते तो उनका नाम उस तरह से देखा जाता है। ऐसे ही एक प्ले राइटिस्ट रहे जिनका नाम था सुदर्का, जिन्होंने एक टेक्स्ट लिखा मृच्छक कृतिका, ठीक है, जो एक लिटिल क्ले कार्ड के ऊपर बेस्ड एक रोमांटिक एंड सोशल प्ले है। वैसे ही आपके एक व्यक्ति है जिनका नाम है विशाखदत्त, जिनका एक टेक्स्ट है मुद्र राक्षस, जो मौर्य पीरियड से क्या करता है, बिलोंग करता है। वैसे ही एक स्कॉलर नाम भावभूति, जिन्होंने कई सारे प्ले लिखे, ठीक है, एक था आपका मालती माधव, दूसरा था महावीरा चरित्र और तीसरा था उत्तरम चरित्र, ठीक। वैसे ही थे आपके बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षवर्धन का कोट पोएट हुआ करते थे, हर्षचरित और कदम्बरी इन्होंने लिखा, हर्षचरित इन्होंने का ही लिखा गया एक टेक्स्ट। इसमें एनर्जी आ गई। दंडीन के लिखे कुछ फ्रेजेस एंड पोएटिक्स, दक्ष कुमार चरित और काव्य दर्श, इस तरह के टेक्स्ट। आपको क्या करना है, सिंपल एक टेबल बनाना है, जिस टेबल में आप इसको लिखिए, रोज सुबह और शाम 2-2 बार इसको लीजिए पानी के साथ में, ठीक, जब तक आपका सेहत जो है वो सुधार नहीं हो जाता। अगली बार यहां से सवाल आए तो गलत मत कीजिएगा। ये पार्ट एमपीपीएससी का फेवरेट है, ठीक है, गुप्ता से लेकर ये पूरा जो हिस्सा है ये किसका फेवरेट है, एमपीपीएससी का। वो नहीं छोड़ता, वो पूछ ही लेता है यहाँ से किसी लिटरेचर को लेके, किसी कहानी को लेके। और कालिदास तो उसके फूफा जी लगता है, एमपीपीएससी को लगता है अगर कालिदास को उसने नहीं पूछा तो क्या हो जाएगा, फूफा जी नाराज हो जाएंगे, कालिदास नाराज हो जाएंगे। तो एमपीपीएससी कालिदास को तो पूछता ही पूछता है, प्री में नहीं पूछता तो मेंस में उनको संभाल लेता है, परंतु बिना कालिदास एमपीपीएससी संभव नहीं है। तो पहली पत्रिका कहाँ जाएगी, कालिदास की। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कालिदास तो मत, वो कालिदास ने गुप्त पीरियड ही मत छोड़िए, गुप्त पीरियड पूरा के पूरा ही एमपीपीएससी और इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी के लिए तो सभी फूफा है बेटा तुम्हारे। तो तुम ये मत सोचिए कि तुम्हारा कोई एक अलग से फूफा है, नहीं, तुम्हारे लिए तो सारे ही फूफा है, जो नहीं है वो कल बन जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जिससे अभी नहीं पूछा गया कल पूछ लेंगे, और कल जब पूछा गया तो फिर वो फूफा की ही कैटेगरी में आने हैं, उनको आपको पढ़ना ही है। बट एक सिंपल यूपीएससी के लिए कि एक बार पूछने के बाद दूसरी बार वो इज्जत देता नहीं है, सालों में कभी बुलाता है, वो हर बार नए फूफाओं पर जाता है। तो ये थोड़ी एक कहानी हम यूपीएससी में स्पेसिफिक मान लेते हैं। चलिए अलग और स्कॉलर्स के बारे में बात करें, मेघ हुए, जिन्होंने एक टेक्स्ट लिखा शिशुपाल वध, ठीक है, जो महाकाव्य है कृष्णा और शिशुपाल की कहानी को लेकर, ठीक है। फिर भारवी रहे, जिन्होंने एक टेक्स्ट लिखा जो अर्जुन और शिवा पर है, किरत अर्जुन। जयदेव रहे, जयदेव ने गीत गोविंद जो है इसका कंपाइलेशन किया, ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट से संबंधित। सोमदेव रहे, जिन्होंने कथा सरित सागर जो है उसका कंपाइलेशन किया, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बड़े महत्वपूर्ण है। जयदेव हुआ, सोमदेव हुआ। सोमदेव को हमने ललित विग्रह राज के समय भी पढ़ा है, जो विग्रह राज जो एक शासक हुए थे चौहान डायनेस्टी में, उनके समय में। तो ये बड़ा कथा सरित सागर के कारण पॉपुलर हुए। ये वो पीपल जो कहाँ से हैं, आपके गुप्ता या जो संस्कृत लिटरेचर के फॉर्म में एंशिएंट पार्ट। अगले कुछ साइंटिफिक लिटरेचर, जो लिटरेचर उसी एंशिएंट टाइम पे लिखे गए, जैसे पणिनि ने लिखी कौन सी किताब, अष्टाध्यायी, जो एक अर्लीस्ट साइंटिफिक ग्रामर बुक के रूप में जानी जाती है। आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टिका, जिसमें मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी को जीरो और पाई का जो प्लेनेटरी मोशन है उसका वर्णन मिला। वराहमिहिर ने लिखी बृहत संहिता, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी आपका आर्किटेक्चर इन सब से क्या है बेस्ड किताब है। वैसे ही चरक ने लिखी चरक संहिता, जो आयुर्वेद से डील करती है। सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता, जो सर्जरी शल्य तंत्र वगैरह से बिलोंग करती है। कौटिल्य की है आपकी अर्थशास्त्र, ये आपका जनरली एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी को भी साइंस का हिस्सा माना गया है इसलिए। पतंजलि की योग सूत्रा, जो योग फिलोसॉफी और डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, जनरली आपका पढ़ा हुआ है, तभी जो मन के अंदर से जो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो जागा है ना, वो अपना दिखने के बाद लोगों को लगता है कि हम अकेले नहीं है इस भवन में, है ना, ऐसे ही होता है। तो ये कुछ टेक्स्ट जैसे लगे कि अच्छा हाँ ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हम जानते हैं, हम कर लेंगे। शुरुआत के समय एनर्जी, अभी रुको कितनी देर रहती है हम देखते हैं। संगम लिटरेचर, संगम, यस, संगम लिटरेचर हमने पहले भी डिस्कस किया, और संगम लिटरेचर, संगम एरा में हमने शायद लिटरेचर की ही जनरली कुछ बात की है, पर उसको थोड़ा और डिटेल्ड वर्जन आपके सामने
संगम लिटरेचर, जो तमिल लिटरेचर का कंपाइलेशन जो है वो देखने को मिला हम लोगों को, क्योंकि इस समय संगम एरा का इंफॉर्मेशन ही हमें इस लिटरेचर से मिलता है, इसे संगम एज भी कह देते हैं। संगम का मतलब होता है अकेडमीज, जो किसके समय हुए, सारे के सारे पंड्या रूलर थे, पंड्या रूलर्स के समय। कहां पर? मदुरई जो है, मदुरई में इनको क्या किया गया, मदुरई का शासक था। एक कपाटपुरम में हुआ, बाकी दो कहां पर हुए, 3 संगम टोटल होते हैं। पहला होता है एंशियंट मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरई। तमिल कल्चर को हमारे सामने रख के हैं। इससे आपने नाम सुना, एतुत हो गई, जिसको 8 बुक्स का कंपाइलेशन था। जिसको याद रखना है वो रख लीजिएगा, ये 8 किताबें हैं, है ना। हमें मत बताइएगा कि 8 किताबें कौन सी थी कौन सी नहीं थी, ठीक। फिर आपका पत्तू पत्तू एन्नी कुरु नुरु, आप मुझे चेक करने के लिए बोल रहे थे, जिसे कहा जाता है एन्नु कुरु नुरु, नरी नई, कुरुंत तो कई, परिपदल, कली तो कई, अक्काननुरु, पुरुननारुनुरु और पत्तिरुनु पत्तु, ठीक। दे आर पत्तु पत्तु या पतत्तु, दैट इज द 10 बुक्स, जिसमें 10 किताब है, जो आपका किसमें सम्मिलित है, आर्कियोलॉजी में सम्मिलित। ये आपके जो तमिल लिटरेचर है उस तमिल लिटरेचर में सम्मिलित है। आपको इन तमिल में से जनरली कुछ किताबों का नाम याद रखना है। इन 2 में से आपको ये याद रखना है कि कौन सा कंपाइलेशन जो किससे बेस्ड है। एत्तुत हो गई, इट इज ऑफ 8 बुक्स, एंड पत्तु पतत्तु दैट इज ऑफ 10 बुक्स। इसे कई बार पत्तु पपत्तु भी मेंशन आपको क्या है मिलता है। जिसमें कुछ पॉपुलर टेक्स्ट, तोल्काप्पियम जो तोल्क परियार द्वारा लिखा गया, सेकेंड आपका जो वो क्या था, सॉरी थर्ड आपका बुद्ध संगम लिटरेचर था उससे, जो तमिल ग्रामर के रूप में फेमस है। इसे 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जुत्तु, सोल और पोरु। पत्तु पतत्तु और ये डिवोटिक वर्ड है, इसके बारे में जनरली आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा सिंपल जाने के लिए। कुछ पॉपुलर सागास यहां से रहे, ये स्पेसिफिकली यूपीएससी को थोड़ा सा ध्यान देना है यहां से कि ये सागास तमिल पार्ट से रहे। एवैयार, क्योंकि बीजेपी तमिलनाडु पर बड़ा फोकस कर रही है, तो यूपीएससी में तमिल से सवाल आने की संभावनाएं हैं। क्या यूपीएससी राजनीतिक आइडियोलॉजी से प्रेरित होती है? तो ऐसे नहीं होती, पर होती है, ठीक है। जब जो चीजें एक्चुअली क्या होता है, जब चीजें ट्रेंड में होती है तो यूपीएससी उसे उठा लेती है, और अभी ये ट्रेंडिंग है तो इसको उठाना क्या है, संभव है। और अभी तमिल लिटरेचर बड़ा पॉपुलर है, तमिल एरिया बड़ा पॉपुलर। जब से किजड़ी जो है उसका क्या हुआ, केलादी जो किजड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका डिस्कवरी हुआ है, जो संगम को या संगम लिटरेचर को एक नई ब्रांच दे देता है, बताता है कि भैया इससे पहले भी आपके पास कोई लिटरेचर, या संगम से पहले भी एक सोसाइटी जो है उसका एविडेंस आपको मिला है, तो भी ये न्यूज में आता है। अवैयर जो मोस्ट फेमस फीमेल पोएट के रूप में संगम एज में जानी गई, ठीक है। इसके अलावा कपिलर जो क्लोज फ्रेंड एंड कोर्ट पोएट थे वेलपरी के, जो वेलियर चीफ के नाम से जाना गया। नक्केरार जो है ये मदुरई संगम के क्या थे, चीफ पोएट के रूप में जाना गया, जिन्हें हम नक्कीरार के नाम से भी क्या है जानते हैं। इनकी किताब का नाम है, ये मुरुगन जो है उनके क्या थे, मुरुगन जनरली शायद विष्णु को ही मुरुगन के नाम से जानते हैं। जो तिरुमुरुगन रूपदलई नाम की जो किताब है, इस बुक का कंपाइलेशन इन्होंने क्या है किया है, ठीक है। कार्तिकेय को मुरुगन कहा जाता है, यस ग्रेट। तो आगे आपके कुछ स्कॉलर्स रहे, परनार, उरेयूर जिन्होंने आपका पत्तु पपत्तु का कंपाइलेशन किया, देन पेरुनकुंतर किलर, मम्मूलनर, ये जो स्कॉलर्स हैं सदर्न पार्ट से रहे, ठीक है। जो जनरली ये सारा टेक्स्ट में आपको पहली बार ही आपको पढ़ा, इससे पहले मैं भी कभी इन चीजों को नहीं देखता था, पर अभी लगता है कि यार ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर संगम में देखे जाए तो अलंगुडी, वंगनार, ओरमपोकियार और अवैयर, ये क्या है फेमस स्कॉलर्स या तमिल लिटरेचर